कंसिडरेशन, इसकी डेफिनेशन में लिखा है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर। इसका मतलब हुआ कि प्रोमाइजर की इच्छा पर। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, मैंने अकाउंट्स का टीचर अपॉइंट किया, अब वो अपनी इच्छा से मर्केंटाइल लॉ पढ़ाने लगा, तो मैं पेमेंट उसको सिर्फ अकाउंट का ही दूंगा, मर्केंटाइल लॉ का नहीं दूंगा। ये मीनिंग है किसका? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर का। इसके बाद है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसे हम कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन। क्या कहेंगे इसे हम? यही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन। ठीक है ना? यानी मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाऊं। ए ने पेन बेचा है बी को, सोल्ड ए पेन फॉर ₹10 ऑन बिहाफ ऑफ बी। बी के बिहाफ पर सी ने अगर पेमेंट कर दिया ए को ₹10 का, तो इस केस में ए बी पर क्लेम नहीं कर सकता अगर वो सी से कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लेता है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन या प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद है हैज डन, यानी हो चुका, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन्ड मतलब हटना, ना करना, निगेटिव सेंस है, मतलब करने का उल्टा, ना करना। यानी ये हो गया हमारा पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं। मेरे कहने पर गार्डनर आता है एक दिन और मेरे गार्डन की सफाई कर देता है। उसके एक हफ्ते बाद मैं उसको प्रॉमिस करता हूं कि आई विल पे यू ₹500 यू फॉर योर वर्क ऑलरेडी डन। अब वो गार्डनर मुझसे ₹500 के लिए क्लेम कर सकता है, लीगली वो वैलिड है। तो इसे क्या कहेंगे हम? पास्ट कंसिडरेशन। इसके बाद आता है डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, यानी ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब आप जानते ही हो, कैश सेल, नकद बिक्री, राइट। अब आते हैं हम प्रॉमिस टू डू। प्रॉमिस टू डू यानी करने के लिए, कब? आगे, फ्यूचर में। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, वो न करने के लिए। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन। तो डेफिनेशन में देखो कितनी सारी बातें आ गई। एक तो आ गया डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर, यानी प्रोमाइजर की इच्छा पर। इसमें एक केस भी है, केस का नाम आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूं। वो जो कलेक्टर वाला केस था, ध्यान आ गया? ये था, देखिए, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस है। एक बार इसको भी मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं। दुर्गा प्रसाद यहाँ कौन है? एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग वगैरह बनाता है। बलदेव शॉपकीपर है। कलेक्टर के कहने पर दुर्गा प्रसाद ने शॉप्स का कंस्ट्रक्शन किया। बलदेव और उसके साथ के जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको अपनी सेल का कुछ पार्ट तो एज ए कमीशन देंगे, आप हमारे हिसाब से दुकानें बना दीजिए। दुकानें बना दी। उसके बाद बलदेव ने पेमेंट नहीं किया। दुर्गा प्रसाद
कोर्ट में जाते हैं, लेकिन डिसीजन कोर्ट ये देती है कि दुर्गा प्रसाद इंटाइटल्ड नहीं हैं, बलदेव और बाकी शॉपकीपर्स को बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था वो किसके कहने पे किया था? कलेक्टर के कहने पे किया था। आ गया समझ में? अब इसके बाद डेफिनेशन मैंने सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब इसमें दो बातें हैं, देखिए, ये सब हो चुका, पहले आपको कराया भी जा चुका है। आज जो नया काम हमें कराना है वो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये नया काम है जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसे समझाने के पहले मैं आपको एक बात का डिफरेंस जरूर बताना चाहता हूँ, उसे जरा ध्यान से समझ लें। वो डिफरेंस क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है भाई? वो डिफरेंस ये है भाई मेरे, आइए यहीं समझ लेते हैं पहले। कि ए ने बी को पेन बेचा और बी के बिहाफ पर सी ने ए को पेमेंट किया। तो ए ने क्या दिया? पेन। इसके बिहाफ पर सी ने इसको क्या दिए? रुपए दिए। ए ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या ए बी पे क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसीडरेशन। दोनों का अंतर आपको समझना है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसीडरेशन। यानी अगर बी के बिहाफ पर सी से ए ने रुपए एक्सेप्ट कर लिए तो ए बी पे क्लेम नहीं कर सकता। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसीडरेशन, ठीक है? और दूसरा जो डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये क्या है। इसे, क्योंकि दोनों का अंतर आना बहुत ज़रूरी है, अंतर समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये अंतर है क्या। अब मैं आपको बताता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसीडरेशन, ये आप समझ गए। अब मैं बता रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, प्रिविटी नाम से ही पता लग रहा है। प्रिविटी का मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट रिलेशनशिप है, जो प्राइवेट रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टीज। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लिए चलता हूं। आपको बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस ध्यान होगा। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू एस्टेब्लिश अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पज है वो क्या है? वो है दोनों पार्टीज के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। इंटेंशनली वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कौन कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं भाई यहां पर ए और बी। कौन फॉर्म कर रहे हैं? ए कर रहा है और बी कर रहा है। ए ने पेन खरीदा बी से, तो बी क्लेम कर सकता है पैसे के लिए। बी का भाई है, सी भाई है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, क्रेडिटर है, कोई भी हो सकता है। क्या सी ए पर इस पैसे के लिए क्लेम कर सकता है? जबकि बी ने कह दिया सी से, जाओ 10 रुपए मुझे लेने हैं ए से, तुम ले लो।
क्या सी ए पे क्लेम कर सकता है? क्या सी ए पे क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। सी ए पर रुपए के लिए क्लेम नहीं कर सकता। क्लेम फॉर कंसीडरेशन पॉसिबल नहीं है। सी क्लेम नहीं कर सकता। क्लेम केवल करने का राइट किसको है? क्लेम करने का राइट केवल बी को है। सिर्फ बी क्लेम कर सकता है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अंतर समझ में आ गया होगा। दोनों का अंतर समझना बेहद जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन में है कि आप अगर किसी और से बी के बिहाफ पर किसी से भी अगर आप कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर बी पर क्लेम नहीं कर सकते। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन, मतलब सिद्धांत। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत और कंस्ट्रक्टिव मतलब कि किसी और से है कि? तो बी के बिहाफ पे किसी से भी आप एक्सेप्ट कर लें तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप बी पे क्लेम नहीं कर सकते। और यहां देखिए, यहां पर अगर आपने बी से पेन खरीदा है तो केवल बी को ही आप पेमेंट देने के लिए बाइंड हैं। बी के बिहाफ पर कोई और क्लेम आप पर नहीं कर सकता। इसे कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो, है ना? वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। एक्सेप्शंस हैं, यहां भी एक्सेप्शंस हैं। आज अब हम धीमे धीमे इन एक्सेप्शंस की बात करते हैं जहां पर वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थी वो भी क्लेम कर सकती है कंसिडरेशन के लिए। उसकी बात करते हैं। तो पहला क्या है इसमें? इसमें पहला है अगर कोई चार्ज लगाया जाता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो जो बेनिफिशियरी है जिसको बेनिफिट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से वो बाउंड हो जाएगा अदर पार्टी को वो चार्ज पे करने के लिए। जैसा आपने केस देखा था चनैया वर्सेस रमैया, जल्दी से इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार फिर से कर देता हूं कि ये केस क्या था। आइए जरा देख लेते हैं। चनैया वर्सेस रमैया का केस एक बार फिर से समझ लेते हैं। हालांकि आप कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। माँ है, बेटी है और ये मामा जी हैं। ठीक है। माँ ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है बेटी को। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है बेटी को, साथ में कंडीशन भी लगाई है कि आप एक रेगुलर इंटरवल पर एक सर्टेन अमाउंट अपने मामा को पे करेंगी। बेटी ने एक्सेप्टेंस दे दी, एग्रीमेंट पूरा हो गया। सेम डे बेटी ने मामा के साथ उतना ही अमाउंट देने का प्रॉमिस किया, यह भी एग्रीमेंट हुआ। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बेटी को। बेटी ने वो जो प्रॉमिस्ड अमाउंट था वो मामा को पे नहीं किया। बात ये उठती है क्या मामा जी क्लेम कर सकते हैं बेटी से कि लाओ भाई पैसे लाओ जो तुमने कहे थे देने के लिए? बेटी कह रही है कि हम आपको क्यों दें, आप कहां हो? क्योंकि देखो भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटी और माँ के बीच में, इसमें ये जो मामा जी हैं वो कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मामा जी कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और जनरल नियम क्या है? अभी भी मैंने बताया था आपको, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि ये प्राइवेट रिलेशनशिप है बिटवीन माँ एंड बेटी, तो उसके हिसाब से मामा कैन नॉट क्लेम। लेकिन ये तो भाई उसका एक्सेप्शन है ना, क्योंकि कोर्ट ने ये भी तो कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ मामा ऑलरेडी आपको कंसिडरेशन माँ से मिल चुका है, इसलिए बेटी बाउंड है वो जो एग्रीड अमाउंट है मामा को पे करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है इन केस ऑफ ए ट्रस्ट
अगर ट्रस्ट क्रिएट किया गया तो बेनिफिशियरी क्लेम कर सकता है। बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट। अब जरा इसको समझ लेते हैं, ये ट्रस्ट क्या चीज होती है। ट्रस्ट क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो भाई, एक सेठ जी होते हैं। कौन होते हैं? सेठ जी। अब सेठ जी ने कोई औलाद थी नहीं, अंतिम समय नजदीक आ गया था, तो उन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया। उन्होंने क्या किया? एक ट्रस्ट क्रिएट किया। अब उस ट्रस्ट में कुछ ट्रस्टी होंगे। सेठ जी ने क्या क्रिएट किया? एक ट्रस्ट। ट्रस्ट में कौन होंगे? ट्रस्टी होंगे। और उनको डायरेक्ट किया कि आप ओल्ड एज होम, सेठ जी की एक प्रॉपर्टी थी, उससे रेंट आता था। वो प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी। वो प्रॉपर्टी सेठ जी ने ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी और ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए, और उनको डायरेक्ट किया कि इससे जो भी रेंट आएगा वो आप किस पे खर्च करेंगे? ओल्ड एज होम पे खर्च करेंगे। अब जरा एक बात बताओ भाई मेरे, कि जो कांटेक्ट हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? ट्रस्टी और सेठ जी के बीच में हुआ था। इसमें ओल्ड एज होम वाले तो कहीं आए नहीं। ओल्ड एज होम भी एक कमेटी चला रही है, वो कमेटी के लोग तो कहीं थे ही नहीं। तो ये कौन हो गए? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ओल्ड एज होम वालों को अगर ट्रस्टी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो ये बेनिफिशियरी हैं ओल्ड एज होम वाले, ये ट्रस्टी पे क्लेम कर सकते हैं कि भाई जो सेठ जी ने कहा था वो जो रेंट था वो आप हमें दीजिए, हम इसमें जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी सेवा में उस पैसे को लगाएंगे। तो ये बाउंड है ट्रस्टी, इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, भले ही ये तो ओल्ड एज होम वाले स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट थे। अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट्स। सिंपल सी बात है, मान लीजिए दो भाई हैं और एक बहन है। दो भाई हैं, एक बहन है। ब्रदर नंबर 1, ब्रदर नंबर 2, सिस्टर, माँ और फादर। फादर का जब समय नजदीक आया, उन्हें लगा कि अब बुलावा आने वाला है, तो उन्होंने दोनों बेटों के साथ में एक एग्रीमेंट किया, अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया। कुछ ब्रदर 1 को दिया, कुछ ब्रदर 2 को दिया। साथ में ये भी कह दिया कि भाई ब्रदर 1 जो बड़ा है उसकी जिम्मेदारी सिस्टर की मैरिज, पढ़ाई लिखाई सबकी है, और जो छोटा भाई है उसकी जिम्मेदारी मां का खर्चा उठाने की है। अब ये जो कांटेक्ट हुआ था बिटवीन टू ब्रदर्स एंड फादर, इसमें कहीं भी सिस्टर या मां तो नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों भाई अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते, सिस्टर को खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च नहीं उठाते, उसकी शादी का खर्चा नहीं उठाते, तो सिस्टर क्लेम बड़े भाई पे कर सकती है। और छोटा वाला अगर माँ को अच्छे से नहीं रख रहा है, उनका केयर नहीं कर रहा है, उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहा है, तो माँ भी
तो ब्रदर टू पे, छोटे वाले भाई पर इस पर क्लेम कर सकती है, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों कहीं भी शामिल नहीं थे, यानी यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर सकता है। ठीक है ना। मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। ये करेक्शन कर लें, यहाँ बीज वाइफ कर दें, ठीक है ना, कर लिया होगा आपने। मैं फिर से समझा देता हूँ कि ससुर से प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से रखूंगा, और नहीं रखा अगर तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको एक मंथली अलाउंस पे करूंगा। अब ये जो कॉन्टेक्ट हुआ था बिटवीन ससुर एंड दामाद, उसमें कहीं भी ए तो थी नहीं शामिल, लेकिन अगर उसने फिर से उसको अच्छे से नहीं रखा तो जो ए है वो जो उसके फादर ने प्रॉमिस किया था उसके लिए क्लेम कर सकती है। ठीक है, यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये जरा समझना जरूरी है कि ये असाइनमेंट क्या चीज होती है। असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, आप अगर अपनी कोई पुरानी कार बेच रहे हो तो साथ में अगर आपने इंश्योरेंस भी असाइन कर दिया, उसे दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, एक तरह से ट्रांसफर कह सकते हैं। ये बाकी आपको डिटेल में बताऊंगा कि असाइनमेंट क्या है और सक्सेशन क्या है। तो आपने अगर कार इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसको असाइन कर दी तो वो इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे ए ने कार बेची बी को, ए ने कार बेची किसको, बी को बेची, सोल्ड ए कार, सोल्ड ए कार टू बी, और ए ने जो इंश्योरेंस कराया होगा वो किससे कराया होगा, इंश्योरेंस कंपनी से। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किस किस के बीच में हुआ भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंश्योरेंस का वो इंश्योरेंस कंपनी और ए के बीच में हुआ, तो बी तो कहीं था ही नहीं। लेकिन अगर इसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइंड कर दिया तो बी भी क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी पर। असाइनमेंट केवल इंश्योरेंस पॉलिसी का ही नहीं होता, इंश्योरेंस जो असाइनमेंट है वो डेट का भी हो सकता है। असाइनमेंट ऑफ ए डेट, ये और समझ लीजिए जरा, असाइनमेंट ऑफ ए डेट। मान लीजिए ए ने रुपए दिए हैं, कितने, 10,000, किसको दिए हैं, बी को दिए हैं। ए ने बी को 10,000 रुपए पे किए हैं, और तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। बी ने रुपए वापस करने का प्रॉमिस किया है, इंटरेस्ट वगैरह सब तय हो गया। अब ए को लग रहा था कि मैं बी से पैसे रिकवर नहीं कर सकता हूं और बी बड़ा धीमे धीमे देगा, तो उसने क्या किया, ए ने सी को असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया, इस डेट को असाइन कर दिया और बदले में इससे पैसे ले लिए। अब सी बी पे क्लेम कर सकता है क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, असाइनमेंट हुआ। ठीक है, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपेल, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा है। ए ने बी को 500 रुपए दिए, भाई सी को दे देना। तुम सी के घर के पास रहते हो, मेरे पास आए हो, अच्छा मुझे सी को पेमेंट करना है, तुम सी को दे देना। बी ने जो खास बात है कि इंफॉर्मेशन दे दी सी को कि ऑन योर बिहाफ मैं 500 रुपए ए से लाया हूं, ए ने मुझे 500 रुपए दिए हैं आपको देने के लिए। अब इस केस में सी कैन क्लेम ₹500 फ्रॉम बी, सी क्लेम कर सकता है। ए ने सी से कुछ परचेज किया था और सी को 500 रुपए देने थे, तो बजाय सी को देने के ए ने बी को दे दिए कि भाई ये 500 रुपए आप सी को पेमेंट कर दीजिएगा। इस केस में सी क्लेम कर सकता है, जबकि ए और बी के बीच में कहीं भी सी शामिल नहीं था, तो उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपेल। ठीक है, एक्स गिव्स टू वाई ₹5,000 अगेन टू बी गिवन टू जेड, वाई इन्फॉर्म्स जेड।
यानी इस एग्जाम्पल में क्या है देखिए, वैसे तो सेम सी बात है, फिर भी देख लेते हैं। एक्स ने 5,000 रुपए दिए हैं जेड को। जेड को देने, सॉरी, जेड को उसे देने हैं, उसने वाई को दिए हैं, वाई ने इन्फॉर्म किया है जेड को, इन्फॉर्म्स, कि हम तुम्हारे बिहाफ पर 5,000 रुपए एक्स से ले आए हैं। अब जेड वाई से 5,000 रुपए रिकवर कर सकता है, जबकि एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्टेक्ट हुआ होगा उसमें जेड कहीं भी शामिल नहीं था, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्टेक्ट है, लेकिन क्लेम कर सकता है। आइए छठा पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। इस पॉइंट के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था बहुत बढ़िया। इन द केस ऑफ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये कोविनेंट क्या चीज़ है, क्योंकि जब तक कोविनेंट नहीं समझोगे तब तक आगे की कहानी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कोविनेंट का मतलब होता है भाई साहब कंडीशन। कोविनेंट का मतलब क्या है? कंडीशन। तो इन द केस ऑफ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, इसे इस तरह समझते हैं कि सपोज कीजिए, ये आपके स्टडी के एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है वो समझा देता हूँ। लैंड के 2 पीस हैं, किसी आदमी के पास लैंड के 2 पीस हैं, पहला पीस और दूसरा पीस। इन दोनों पे ही वो खेती करता है, एग्रीकल्चर पर्पज में लैंड के पीस ये यूज हो रहे हैं। अब एक्स के पास है दोनों पीस, ये एक्स ने वाई के साथ में एक कॉन्टेक्ट किया और उसको लैंड का पीस नंबर 2 सेल किया अंडर ए कंडीशन, अंडर ए कोविनेंट, अंडर ए कंडीशन कि आप इसका यूज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं करेंगे, आप इसमें कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप इस लैंड का यूज नहीं करेंगे। अभी समझाता हूं क्यों नहीं करेंगे। आप इसका यूज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बगल में लैंड नंबर 1 वो उसकी है ना, उसकी होगी, फिर उसके बाद उसके बच्चों की होगी। तो अगर ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करेगा तो लैंड नंबर 1 का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो खराब हो जाएगी। फैक्ट्री के बिल्कुल बगल में अगर कोई लैंड है तो उस पर आप खेती नहीं कर सकते, पोल्यूशन होगा, चिमनी लगेंगी, पोल्यूशन होगा, गंदा पानी निकलेगा। तो उसने क्या किया, इस कंडीशन पर वाई को सेल की लैंड नंबर 2 कि आप कुछ भी करो, फार्म हाउस बनाओ, बगीचा लगाओ, एग्रीकल्चर में यूज करो, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप इस लैंड को यूज नहीं करेंगे। ये दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ और लैंड वाई को सेल कर दी गई। अब एक्स तो मर खप गया, एक्स की संतानों को ये लैंड ट्रांसफर हुई। मान लीजिए एक्स का बेटा है, एक्स का बेटा ले लो, एक बेटा बनाओ इसका, एक्स का बेटा है, इसका एस सन है इसका। तो ये एक्स तो निपट गए, एक्स तो है नहीं अब, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। लैंड ट्रांसफर किसको हो गई? लैंड नंबर 1, ये लैंड नंबर 1 ट्रांसफर हो गई इसके बेटे को, एस को। अब अगर ये वाई या वाई का कोई बेटा या वाई ने किसी को बेच दिया भी, सपोज वाई ने सपोज किया कि लैंड बेच दी किसको, जेड को, तो देखिए जो ओरिजिनल कॉन्टेक्ट था वो एक्स और वाई के बीच में था,
ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ना तो जेड था ना एस था, लेकिन अगर ये वहां फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो एस कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लाकर इस काम को रुकवा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है छठा पॉइंट आपका, इन द केस ऑफ कॉविनेंट रनिंग विद द लैंड। उम्मीद है आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आखिरी पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। आइए इसकी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल, अब देखो भैया, प्रिंसिपल मान लीजिए कोई फैक्ट्री ओनर है, उसने कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है जो उस, अच्छा बहुत सारे एजेंट अपॉइंट कर रखे होंगे, तो एक एजेंट है कोई, एजेंट नंबर 1, ये गुड्स बेच रहा है, सेल कर रहा है, इसने गुड्स बेचे। अच्छा किसको बेचे? मान लीजिए उसने एक डेटर बना दिया डी, डी को उसने गुड्स बेचे। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो जो कांटेक्ट हुआ होगा वो किसके किसके बीच में हुआ? एजेंट और डी के बीच में हुआ, एजेंट और डी के बीच में हुआ। अब एजेंट को नौकरी से निकाल दिया गया या वो खुद ही नौकरी छोड़ के चला गया, तो बात ये आती है कि क्या प्रिंसिपल डी से क्लेम कर सकता है? यस। इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये प्रिंसिपल डी से क्लेम कर सकता है अपने पैसे के लिए, और डी को पेमेंट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। तो ये था आज का काम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।